इंडिया न्यूज पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए सीधे रुक करते हैं विज्ञान भवन का, जहां से प्रधानमंत्री मोदी देश के छात्रों और युवाओं को संबोधित कर रहे हैं। की ताकत का कोई भली भांति जानने वाला इंसान विश्व को सामर्थ्य देने, सही दिशा देने, समस्याओं का समाधान रास्ता दिखाने का सफल प्रयास करता है। विश्व को पता तक नहीं था कि लेडीज एंड जेंटलमैन के सिवाय भी दुनिया में कोई बात हो सकती है। और जिस समय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका ये दो शब्द निकले, मिनटों तक तालियों की गूंज बज रही थी। उस दो शब्दों में भारत की वो ताकत का उसने परिचय करवा दिया था। वो एक 9/11 था जिस व्यक्ति ने अपनी तपस्या से मां भारती की पदयात्रा करने के बाद, जिसने मां भारती को अपने आप में संजोया था, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर भाषा को, हर बोली को जिसने आत्मसात किया था, एक प्रकार से भारत मां की जागृत अवस्था को जिसने अपने भीतर पाया था, ऐसा एक महापुरुष पल दो पल में भीतर पाया था। ऐसा एक महापुरुष पल दो पल में पूरे विश्व को अपना बना लेता है, पूरे विश्व को अपने अंदर समाहित कर लेता है। हजारों साल की विकसित हुई भिन्न भिन्न मानव संस्कृति को वो अपने में समेट करके विश्व को अपनत्व की पहचान देता है, विश्व को जीत लेता है। वो 9/11 था, विश्व विजय दिवस था मेरे लिए, विश्व विजय दिवस था। और 21वीं सदी के प्रारंभ का वो 9/11 जिसमें मानव जात के विनाश का मार्ग, संहार का मार्ग, उसी अमेरिका की धरती पर एक 9/11 को प्रेम और अपनत्व का संदेश दिया जाता है। उसी अमेरिका की धरती पर उस संदेश को भुला देने का परिणाम था कि मानव के संहार का रास्ते की एक विकृत रूप विश्व को हिला दिया था। उसी 9/11 को हमला हुआ और तब जाकर तो दुनिया को समझ आया कि भारत से निकली हुई आवाज 9/11 को किस रूप में इतिहास में जगह देती है और विनाश और विकृति के मार्ग पर चल पड़ा 9/11 विश्व के इतिहास में किस प्रकार से अंकुरित हो जाता है। और इसलिए आज हम जब 9/11 के दिन मिले हैं तब विवेकानंद जी को अलग रूप से समझने की आवश्यकता मुझे लगती है। विवेकानंद जी के दो रूप अगर आप बारीकी से देखोगे तो ध्यान में आएगा। विश्व में जहां गए वहां, जहां भी बात करने का मौका मिला वहां बड़े विश्वास के साथ, बड़े गौरव के साथ भारत का महिमा मंडन, भारत की महान परंपराओं का महिमा मंडन, भारत के महान चिंतन का महिमा मंडन, उसको व्यक्त करने में वो कभी थकते नहीं थे, रुकते नहीं थे, कभी उलझन नहीं अनुभव करते थे। वो एक रूप था विवेकानंद का। और दूसरा रूप वो था जब भारत के भीतर बात करते थे
तो हमारी बुराइयों को खुलेआम कोसते थे, हमारे भीतर की दुर्बलताओं पर कठोराघात करते थे और उस जो भाषा का प्रयोग करते थे, उस भाषा का प्रयोग तो आज भी अगर हम करें तो शायद लोगों को आश्चर्य होगा कि ऐसी कैसे बोल रहे हैं। ये समाज की हर बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाते थे। और उस समय के समाज की कल्पना कीजिए, जब रिचुअल का महत्व ज्यादा था, पूजा पाठ परंपरा ये सहज समाज जीवन की प्रकृति प्रवृत्ति थी। ऐसे समय 30 साल का एक नौजवान ऐसे माहौल में खड़ा होकर के कह दे कि पूजा पाठ पूजा अर्चन मंदिर में बैठे रहने से कोई भगवान मिलने वाला नहीं है, जन सेवा यही प्रभु सेवा, जाओ जनता जनार्दन गरीबों की सेवा करो, तब जाकर के प्रभु प्राप्त होगा। कितनी बड़ी ताकत है। जो इंसान विश्व के अंदर जाकर के भारत का गुणगान करता था, लेकिन भारत में आता था तो भारत के अंदर की जो बुराइयां थी उस बुराइयों पर कठोर प्रहार करता था। वे संत परंपरा से थे, लेकिन जीवन में कभी वो गुरु खोजने नहीं निकले थे। ये सीखने और समझने का विषय है। वे गुरु खोजने के लिए नहीं निकले थे, वे सत्य की तलाश में थे। महात्मा गांधी भी जीवन भर सत्य की तलाश से जुड़े रहे थे। वे सत्य की तलाश में थे। परिवार में आर्थिक स्थिति कठिन थी। रामकृष्ण देव मां काली के पास भेजते हैं, जा तुझे जो चाहिए मां काली से मांग। और बाद में पूछा कुछ मांगा? बोले नहीं मांगा। वो कौन सा मिजाज होगा जो काली के सामने खड़े होकर के भी मांगने के लिए तैयार नहीं है? भीतर वो कौन सा लोह तत्व होगा, वो कौन सी ऊर्जा होगी जिसमें ये सामर्थ्य पैदा हुआ? इसलिए वर्तमान समाज में जो बुराइयां हैं, क्या हमारे समाज की बुराइयों के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे? हम स्वीकार कर लेंगे? अमेरिका की धरती पर विवेकानंद जी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहें, हम खुद नाच उठे, लेकिन मेरे देश में ही मैं नौजवानों को विशेष रूप से कहना चाहूंगा, क्या हम नारी का सम्मान करते हैं? क्या हम लड़कियों के प्रति आदर भाव से देखते हैं? क्या जो देखते हैं उनको मैं 100 बार नमन करता हूं। लेकिन जो उसके भीतर इंसान नहीं देख पाते हैं, मानव नहीं देख पाते हैं, वे भी ईश्वर की एक कृति है, अपनी बराबरी से है, ये भाव अगर नहीं देखते हैं तो फिर स्वामी विवेकानंद के वो शब्द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, हमें तालियां बजाने का हक है कि नहीं है? 50 बार हमें सोचना है। हम कभी सोचें, विवेकानंद जी कहते थे जन सेवा प्रभु सेवा। अब देखिए, एक इंसान 30 साल की उम्र में पूरे विश्व में ऐसा जय जयकार करके आया हो। उस गुलामी के कालखंड में 2 व्यक्तित्व जिसने भारत में एक नई चेतना, नई ऊर्जा प्रकट की थी, 2 घटनाओं ने। एक
जब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला और जब स्वामी विवेकानंद जी का 9/11 के भाषण की देश और दुनिया में चर्चा होने लगी, भारत गुलामी के कालखंड में एक नई चेतना का एक भाव पूरे भारत में इन दो घटनाओं ने जगाया था। और दोनों बंगाल के संतान कितना गर्व होता है जब मैं दुनिया में किसी को जाके कहता हूं कि मेरे देश के रविंद्रनाथ टैगोर, श्रीलंका का राष्ट्रगीत भी उन्होंने बनाया, भारत का राष्ट्रगीत भी उन्होंने बनाया, बांग्लादेश का राष्ट्रगीत भी उन्होंने बनाया। क्या हम हमारी इस विरासत के प्रति गर्व करते हैं क्या? और खोखला नहीं। आज हिंदुस्तान में, दुनिया में हम एक युवा देश हैं। 800 मिलियन लोग इस देश में उस उम्र के हैं जो विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण किया, उससे भी कम उम्र के हैं। इस देश की 65% जनसंख्या विश्व में डंका बजाने वाले विवेकानंद जी की उम्र के कम उम्र की 65% जनसंख्या जिस देश की हो, उस देश में विवेकानंद से बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है? और इसलिए विवेकानंद जी ने काम कैसा किया? वो सिर्फ उपदेश देने वाले नहीं रहे, उन्होंने आइडियाज को आइडियलिज्म में कन्वर्ट किया और आइडियलिज्म और आइडियाज का कॉम्बिनेशन करके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया। आज से करीब 120 साल पहले इस महापुरुष ने रामकृष्ण मिशन को जन्म दिया। विवेकानंद मिशन को जन्म नहीं दिया, रामकृष्ण मिशन को जन्म दिया। बात छोटी होती है लेकिन अक्लमंद को इशारा काफी होता है। और उन्होंने रामकृष्ण मिशन का जिस भाव से जन्म हुआ, आज 120 साल के बाद भी न डाइल्यूजन आया है, न डाइवर्जन आया है। एक ऐसी संस्था को कैसी मजबूत नींव बनाई होगी उन्होंने। फाउंडेशन कितना स्ट्रांग होगा, विजन कितना क्लियर होगा, एक्शन प्लान कितना साफ होगा, भारत के विषय में हर चीज की कितनी गहराई से अनुभूति होगी, तब जाकर के एक संस्था 120 साल के बाद भी वो आंदोलन आज भी उसी भाव से चल रहा है। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे भी उस महान परंपरा में कुछ पल आचमन लेने का मुझे भी सौभाग्य मिला है। जब विवेकानंद जी के 9/11 के भाषण की शताब्दी थी, तो मुझे उस दिन शिकागो में जाने का सौभाग्य मिला था, उस सभागृह में जाने का सौभाग्य मिला था, और उस शताब्दी समारोह के अवसर पर मुझे शरीक होने का सौभाग्य मिला था। मैं कल्पना कर सकता हूं कि कैसा वो भाव विश्व था, कैसे वो भाव पल था। और आज 125 वर्ष मनाए जाते हैं। क्या कभी दुनिया में किसी ने सोचा है कि किसी लेक्चर के 125 वर्ष मनाए जाए? मोदी देश के छात्रों और युवाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो हमें इस बातों पर डांटते कि नहीं डांटते? हमें कुछ कहते कि नहीं कहते? और इसलिए कभी कभी हम लोगों को लगता है कि हम स्वस्थ इसलिए हैं
कि बढ़िया बढ़िया अस्पताल है। हम स्वस्थ इसलिए हैं कि बहुत उत्तम स्तर के डॉक्टर हैं। जी नहीं, अस्पतालों की भरमार के कारण हम स्वस्थ नहीं है। उत्तम से उत्तम पढ़े लिखे डॉक्टरों के कारण हम स्वस्थ नहीं है। हम स्वस्थ इसलिए हैं कि कोई मेरा सफाई कामदार सफाई डॉक्टर से भी ज्यादा आदर उसके प्रति रहे, तब जाकर वंदे मातरम कहने का आनंद आता है। स्वामी विवेकानंद के भाषण की 125वीं वर्षगांठ पर देश के छात्रों युवाओं को संबोधित कर रहे हैं और अभी फिलहाल में उन्होंने सफाई पर जोर दिया और सफाई अभियान को आगे बढ़ाने की बात कही। उस परंपरा से पले बड़े लोग हैं। ये सब इस धरती की पैदावार है, सदियों की तपस्या से निकली हुई चीजें हैं। इस देश के हर व्यक्ति ने इसके अंदर कुछ न कुछ जोड़ा है। यही तो देश है। एक भीख मांगने वाला भी तत्वज्ञान से भरा हुआ होता है। जब कोई आता है तो कहता है देने वाले का भी भला, न देने वाले का भी भला। और इसलिए स्वामी विवेकानंद जी की सफलता का मूल आधार यह था, उनके भीतर आत्मसम्मान और आत्मगौरव का भाव था। और आत्म मतलब नॉट अ पर्सन। जिस देश को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसकी इस महान विरासत को आत्मगौरव आत्मसम्मान के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था। क्या हम कभी सोचते हैं हम क्या कहते हैं? हमने आकर के इन सारे स्किल डेवलपमेंट को एक जगह पे लाया, उसका अलग मिनिस्ट्री बनाई, अलग डिपार्टमेंट बनाया और फोकस वे में स्किल डेवलपमेंट, जो कि देश में ऐसे नौजवानों को तैयार करें जिसको कभी किसी पर निर्भर न रहना पड़े। मेरे देश का नौजवान जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना चाहिए। मेरा देश का नौजवान मांगने वाला नहीं। मेरे देश का नौजवान जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना चाहिए। मेरा देश का नौजवान मांगने वाला नहीं, देने वाला बनना चाहिए। और इसलिए मैं आज जब स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को याद कर रहा हूं, तब वो इनोवेशन के पक्षकार थे, अनुसंधान के पक्षकार थे। वो घिसी पीटी टूटी फूटी चीजों का बहिष्कार करने के लिए आह्वान करते थे। कितनी महान क्यों न हो, कितनी अच्छी क्यों न लगती हो, लेकिन अगर कान बाह्य है तो छोड़ने के लिए वो आह्वान करते थे। समाज जीवन भी तभी प्रगति कर सकता है कि जब नित्य नूतन हो, नित्य नूतन प्राणवान हो, तभी जाकर के होता है। और इसलिए हमारे देश की युवा पीढ़ी, उसमें वो साहस चाहिए, वो जज्बा चाहिए जिसमें इनोवेशन का इरादा रहे। कुछ लोगों को यही डर लगता है, यार करूं लेकिन फेल जाऊं तो, मैं करूं तो फेल जाऊं तो। दुनिया में कोई इंसान देखा है आपने जो फेलियर हुए बिना सक्सेस हुआ हो? कभी कभी तो सक्सेस का रास्ता ही फेलियर बनाती है, और इसलिए फेलियर से घबराना ये जिंदगी नहीं होती दोस्तों। जो किनारे पर खड़ा है वो डूबता नहीं दोस्तों। जो पानी में छलांग लगाता है वो डूबता भी है और डूबते हुए तैरना भी सीख भी लेता है जी। किनारे पर खड़े रह करके लहरें गिनते हुए जिंदगी पूरी कर देता है जी। जो लहरों को पार करने का तो सामर्थ्य उसमें आता है जो तालाब में
नदी में समंदर में कूदने की का लोहा लेकर के चलता है। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे युवाओं की अपेक्षा करते थे, ऐसे नौजवानों की अपेक्षा। आज भारत सरकार अभियान चला रही है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। मुद्रा से बिना बैंक गारंटी पैसा मिलता है। मैं चाहूंगा मेरा देश का नौजवान मेरे देश की समस्याओं का समाधान के लिए नए इनोवेशन के नई प्रोडक्ट लेकर के आए और लोगों के पास जाए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मार्केट है, मेरे देश के नौजवानों की बुद्धि और सामर्थ्य का इंतजार कर रहा है। और विवेकानंद जी ने नॉलेज और स्किल को जो अलग किया, आज समय की मांग है, उसी भाव से हम स्किल का महात्म्य बढ़ाते चले। रातों रात नहीं होता है, बढ़ाते चले। आप देखिए परिणाम कुछ और होगा। इनोवेशन हमने हमारे नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन एम चला रहे हैं। उसके साथ अटल टिंकरिंग लैब, उसके देश के छोटे छोटे बालक जो इस प्रकार की इनोवेशन करते हैं उनको प्रोत्साहन देने का पूरा मूवमेंट चल रहा है। साइलेंट मूवमेंट है लेकिन चल रहा है। और बहुत प्रतिभावान बच्चे नई नई चीजें लेकर के आते हैं। मैं राष्ट्रपति भवन में जब प्रणब दा राष्ट्रपति थे तो देश भर से इस प्रकार से बच्चों को एक बार उन्होंने बुलाया था। 12-15 बच्चे आए थे, वो अपने अपनी इनोवेशन की चीजें लेकर आए थे। तो प्रणब दा ने मुझे आग्रह किया कि जरा इन बच्चों को मिलो। तो मैं देखने गया, मैं हैरान था। वो 12-15 बच्चे थे, उसमें से आधे से ज्यादा वो चीजों को इनोवेट करके लाए थे। और 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के बच्चे थे। कूड़े कचड़े का वेस्ट को वेल्थ में कैसे क्रिएट करना, उसके प्रोजेक्ट लेके आए थे। देखिए स्वच्छता अभियान का प्रभाव कैसा था। वो उन चीजों को लेकर के आए थे, कूड़े कचड़े में से क्या बन सकता है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि भारत में कोई प्रतिभा की कमी नहीं है जी, और उस पर हमने सोचना चाहिए। आज पूरा विश्व विदेश नीति पर ढेर सारी चर्चाएं होती है। ये खेमा, वो खेमा, ये ग्रुप, वो कुम, कोल्ड वॉर, दिखना फलाना, बड़े बढ़िया बढ़िया शब्द सुने हमने। कभी विवेकानंद जी को किसी ने पढ़ा है क्या? उनकी विदेश नीति क्या थी? स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय कहा था, और आज 120 साल के बाद दुनिया के सामने नजर आ रहा है। उन्होंने कहा था वन एशिया। वन एशिया का कंसेप्ट दिया था, और वन एशिया के कंसेप्ट के द्वारा उन्होंने कहा था विश्व जब संकटों से भिड़ा होगा तब उसको रास्ता दिखाने की ताकत अगर किसी में होगी तो वन एशिया में होगी। एक सांस्कृतिक विरासत का धनी है वन एशिया। आज दुनिया कह रही है 21वीं सदी एशिया की सदी। कोई कहता है चाइना की, कोई कहता है भारत की, लेकिन इसमें कोई मतभेद नहीं है कि सारी दुनिया कहती है 21वीं सदी एशिया की सदी। 125 साल पहले जिस महापुरुष ने यह दर्शन किया था, वन एशिया की कल्पना की थी, और विश्व के इस पूरे चित्र के अंदर वन एशिया क्या रोल प्ले कर सकता है, समस्याओं का समाधान करने की मूलभूत ताकत इस वन एशिया में क्या पड़ी हुई है, इसकी हजारों वर्ष की विरासत इसके पास क्या है, ये दर्शन विवेकानंद जी के पास था। और इसलिए आधुनिक संदर्भ में हमें विवेकानंद जी को देखना चाहिए। वे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात करते थे। उनकी हर बातचीत में भारत सामर्थ्यवान सशक्त बने, उसके आधार क्या? तो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की बात करते थे, तो दूसरी तरफ इनोवेशन की बात करते थे, तो तीसरी तरफ वे एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते थे। और समाज के अंदर जो दोष हैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की भी बात करते थे। छुआछूत के खिलाफ वो इतना बोलते थे, पागलपन कहते थे। ये छुआछूत ऊंच नीच के भाव को वो पागलपन कहते थे। जिस महापुरुष ने इतना सारा दिया, आज दीनदयाल जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तब वो भी अंत्योदय की बात करते थे,
महात्मा गांधी भी कहते थे कोई भी निर्णय करिए तो समाज के जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ है उसका भला होगा कि नहीं, इतना देख लीजिए आपका निर्णय सही होगा। पिछले दिनों कुछ नौजवानों ने एक कार्यक्रम किया और वो कार्यक्रम था जो अटल जी के समय गोल्डन चतुष्क बना था, उस पर ट्रैवलिंग करने का। साइकिल लेकर के गए और रिले रेस किया उन्होंने, शायद 6000 किलोमीटर साइकिल पर रिले रेस करते 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 वो जाकर के आए। उनका बड़ा अच्छा मंत्र था। उन्होंने कहा था कि फॉलो द रूल एंड इंडिया विल रूल। हम 125 करोड़ देशवासी इतना कर ले, फॉलो द रूल। फिर विवेकानंद जी का जो सपना था मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा, अपने आप इंडिया विल रूल, अगर वी मस्ट फॉलो द रूल। और इसलिए इन भावों को लेकर के हम आज जब विवेकानंद जी की शताब्दी 125 साल उनके भाषण के और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की शताब्दी और सौभाग्य से विनोबा जी का भी आज जन्मदिन, और दूसरी तरफ वो बड़ा भयानक 9/11 जिसने संहार किया, विनाश किया, दुनिया को आतंकवाद में झोंक दिया, मानव मानव का दुश्मन बन गया। ऐसे समय वसुधैव कुटुंबकम का विचार लेकर के चले हुए हम लोग, प्रकृति में भी परमात्मा देखने वाले हम लोग, पौधे में भी परमेश्वर देखने वाले हम लोग, नदी को भी मां मानने वाले लोग, पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार मानने वाले लोग, संकटों से घिरे हुए मानव जात को, संकटों से घिरे हुए विश्व को हम तब कुछ दे पाएंगे जब अपनी बातों पर हम गर्व करें और समयानुकूल परिवर्तन करें। जो काल बाहरी है उसको छोड़ना होगा, जो गलत है, जो समाज के लिए विनाशक है, कितनी ही मान्यता वो अपने जमाने में सही होगी, अगर आज के जमाने में वो नहीं है तो उसके खिलाफ आवाज उठाकर उसको नष्ट करने के लिए निकलना चाहिए। लेकिन मेरे नौजवानों, 2022 स्वामी विवेकानंद जी ने जिस रामकृष्ण मिशन को शुरू किया था उसको 125 साल हो गए। 2022 भारत की आजादी के 75 साल हो गए। हम कोई संकल्प ले सकते हैं क्या? और संकल्प मेरा जीवन व्रत बनना चाहिए, मैं ये करूंगा। और आप देखिए जिंदगी जीने का आनंद अलग होगा। कभी कभी हमारे देश में विवाद होता है कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज वाले लड़के होते हैं, कई यूनिवर्सिटी के सारे अध्यक्ष वगैरह बैठे हुए चुनाव जीत करके आए, छात्र नेता है सारे, छात्र राजनीति कहां से शुरू और कहां पहुंची वो चिंतन का विषय है। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं जो छात्र राजनीति करने वाले लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सब कहते हैं, लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं है कि किसी चुनाव में उम्मीदवारों ने ये कहा हो कि हम कैंपस साफ रखेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी का कैंपस, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चुनाव होने के दूसरे दिन जाइए, क्या पड़ा होता है वहां? क्या होता है? फिर वंदे मातरम।